हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसोन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं, जिसका नाम है हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इस वाले टॉपिक से आपके बोर्ड में हर साल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और ये वाला टॉपिक आपका डिफिनीशन में आता है। इस वाले टॉपिक की डिफिनीशन आपसे पूछी जाती है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज इस बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को समझने से पहले, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो हिमांक में अवनमन को समझने से पहले हम समझेंगे कि हिमांक क्या है। हिमांक में अवनमन को समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि हिमांक क्या है। तो हिमांक क्या है कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। यानी हमारे पास कोई द्रव है, उसको हम उस तापमान तक, मतलब उसको इतना तापमान दे कि उसका तापमान बढ़ते बढ़ते उस अवस्था पर पहुंच जाए जिस पर उसके ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए, उसे हम बोलेंगे हिमांक। अब हम आ जाते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक का अवनमन, उससे हिमांक का अवनमन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका समझा देता हूं कि मान लीजिए ये हमारा एक पात्र है, मैं डिफिनीशन पहले पढ़े देता हूं कि किसी विलायक में आवासशील वैद्युत अनअपघट्य क्या होता है कि जिसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसे पदार्थ जिसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उनको हम वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलने पर, किसी विलायक में आवासशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलने पर हिमांक क्या है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं और इसे हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए ये हमारा कोई पात्र है, इसमें हमने विलायक के रूप में जल को लिया है। इसमें हमारा जल भरा हुआ है विलायक के रूप में H2O। क्या है? H2O भरा हुआ है इसमें। और इसमें हमने वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, ऐसे पदार्थ यूरिया, ग्लूकोज इस तरीके से हम इसमें पदार्थ घोलेंगे तो इसके हिमांक में, मतलब इसका जो हिमांक होगा उसमें कमी आ जाएगी। अवनमन का मतलब क्या होता है? हिमांक मैंने आपको बता दिया। अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन मतलब कमी और उन्नयन मतलब वृद्धि। अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तो हिमांक में कमी आ जाती है जब हम किसी विलायक में वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं या हिमांक का अवनमन कहते हैं। और इसे हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीएफ से। और डेल्टा टीएफ बराबर होता है 1000 मल्टीप्लाई बाई KF इंटू W बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब यहाँ पर किस चीज का मान क्या है, इसमें जो दिया हुआ जैसे KF है तो उसका मतलब क्या है वो मैंने आपको लिख दिया है। KF बराबर TF, यहाँ पर क्या होता है? हिमांक में अवनमन। हमको क्या निकालना है? हिमांक में अवनमन। तो TF बराबर क्या होता है? हिमांक में अवनमन। और KF यहाँ पर क्या होता है? मोलर अवनमन स्थिरांक। KF क्या होता है यहाँ पर? मोलर अवनमन स्थिरांक। और स्मॉल W वही हमारा पुराना वाला विलय का भार, स्मॉल m विलय का अणुभार, कैपिटल W विलायक का भार। इस तरीके से मैंने फार्मूले में वैल्यू किया, कौन इसका मान है वो मैंने आपको बता दिया। फार्मूले में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और वैल्यू जिस तरीके से दिया रहेगा उस तरीके से सबसे पहले आप वैल्यू लिख लेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन आगे कराए हैं उसमें कंसल्टेशन टर्म्स में, तो उससे आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराए हैं। मैंने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें मैंने लिख दिया, फिर
मैंने उसमें लिख लिया कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उसके बाद फिर फार्मूला लिखा और वैल्यू रखा, देन हमारा आंसर आ गया। आपको ये हिमांक में अवनमन वाला टॉपिक आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, मैं फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। जैसे कभी कभी डिफिनेशन में भी पूछ लिया जाता है कि हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए, तो आप सबसे पहले वहां पर लिखेंगे कि किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोलने पर हिमांक में जो अवनमन का मतलब होता है कमी, हिमांक में जो कमी आती है उसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा टीएफ बराबर होता है 1000 इंटू KF इंटू W बटे स्मॉल m इंटू W। अगर इस तरीके से आ गया कैपिटल W, अगर इस तरीके से आप लिख देंगे हिमांक में अवनमन वाला टॉपिक, मान लीजिए आपने डिफिनीशन में आ गया और यहां से लेकर और यहां तक टॉपिक आपने इतना लिख दिया, तो आपके 2 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। और डिफिनीशन में आएगा तो 2 नंबर में आएगा, अगर इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो 4 नंबर में आएंगे। आप ये भी बना सकते हैं कि आप एक पात्र बना ले, उसमें जल ले ले, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, यहाँ पर जगह कम है, वरना मैं आपको बनाकर बहुत अच्छे से भी दिखाता। तो फिर उसमें फिर अच्छे तरीके से पात्र बनाइएगा, उसमें H2O रखिएगा, उसके बाद उसमें यूरिया ग्लूकोज मिला दीजिएगा और बहुत अच्छे से आपका ये चित्र बन जाएगा, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको ये वाला टॉपिक, परासरण दाब। परासरण दाब को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि परासरण क्या है। परासरण दाब को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि परासरण क्या है। तो हम जैसे हमने हिमांक को समझने से पहले ये समझा कि हिमांक में अवनमन को समझने से पहले ये समझा कि हिमांक क्या है, उसी तरीके से हम ये समझेंगे कि परासरण को समझने से पहले परासरण को समझेंगे। परासरण क्या है कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। अब मैं इसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट अभी तक कर चुके होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। जहां जहां डायग्राम की जरूरत है वहां आप डायग्राम का प्रयोग जरूर करें। डायग्राम के प्रयोग से आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। अब मैं यहां पर डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए ये हमारा कोई पात्र है, इस तरीके से आप बनाएंगे। उसके बाद फिर इसमें इस वाले विलयन में कम सांद्रता वाला विलयन है, इस वाले विलयन में कम सांद्रता वाला विलयन है। क्या है यहां पर? कम सांद्रता वाला विलयन। कम सांद्रता वाला विलयन है और यहां पर अधिक सांद्रता वाला विलयन है। अधिक सांद्रता वाला विलयन है। और हमने क्या डिफिनेशन में लिखा है कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, एक है यहां पर कम अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? यहां पर हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, यहां पर हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो फिर विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से, ये हमारा कम सांद्रता वाला विलयन है, इसमें विलयन भरा हुआ है। इस तरीके से विलयन भरा हुआ है। इस तरीके से इसमें विलयन भरा। अब कम सांद्रता वाले विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। ये हमारा विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएगा।
इस तरीके से हम परासरण कहते हैं। आई होप कि आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। अब परासरण दाब क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। न्यूनतम दाब मेन टॉपिक कि ये हमारी जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये हमारी जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके द्वारा लगाया गया विलयन पर न्यूनतम दाब, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा लगाया गया विलयन पर न्यूनतम दाब हमारा परासरण दाब कहलाता है। ये हमारी झिल्ली जो दाब लगाएगी विलयन पर, उसे हम परासरण दाब कहेंगे। आप बहुत सारे YouTube पर वीडियो देखेंगे कि उसमें बताए रहेंगे परासरण दाब की बहुत बड़ी परिभाषा, आपको रखने की तनिक भी जरूरत नहीं है। आप इतना ही लिख देंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। एक नंबर नहीं कटेंगे, आपके फुल नंबर मिलेंगे इतना ही लिखने पर। अब देखिए आप पर परासरण दाब, यहाँ पर इसकी परिभाषा हो गई। अब देखनी फार्मूले पर आते हैं। पाई बराबर CRT। पाई बराबर क्या होता है? CRT। यहां पर पाई क्या है? परासरण दाब, C क्या है? सांद्रता, R क्या है? गैस नियतांक, और T क्या है? तापमान। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तापमान का मान, परासरण दाब का मान। अगर परासरण दाब पूछा रहेगा तो इन तीनों का मान दिया रहेगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका मान लिखेंगे। और यहाँ पर C बराबर होता है, सांद्रता बराबर होती है विलेय के मोल बटे विलेय का आयतन। विलेय के मोल बटे विलेय का आयतन के बराबर होती है हमारी सांद्रता। तो हम उसको लिख देंगे कि C बराबर होता है N/V। यहाँ पर N क्या है? विलेय के मोल, और V क्या है? विलयन का आयतन। इस तरीके से मैंने आपको परासरण के बारे में बता दिया, परासरण दाब के बारे में बता दिया, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, फार्मूले में मान क्या है, वैल्यू क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। और आई होप कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस वाले टॉपिक का, हमारे इस वाले चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, जिसका नाम हो जाता है क्वांट ऑफ गुणांक। मैं एक क्लास और लेके आऊंगा जिसका क्वांट ऑफ गुणांक की, और उसके बाद आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये दोनों टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।